WHO के अनुसार परिभाषा पढ़ी जिसमें 5 शब्द पढ़ने पड़े। कौन कौन से 5 शब्द कौन कौन से? मानसिक, शारीरिक और मानसिक, शारीरिक, व्यवहारिक और सामाजिक, भावनात्मक और सामाजिक। यहाँ WHO ने क्या कहा बेटा कि आपके जो जनन अंग है उनके सही से काम करने के साथ साथ यहाँ पर व्यक्ति ने मानसिक, शारीरिक, व्यवहारिक, भावनात्मक और सामाजिक तौर पर कैसा होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? जनन स्वस्थ कहेंगे। ठीक। दूसरा टॉपिक हमने क्या पढ़ा था बेटा? समस्या या कार्यनीतियाँ पढ़ी थी। कार्यनीतियाँ है ना। यहाँ पर इस कार्यनीति के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था बेटा कि जो 1951 में भारत सरकार द्वारा पहला कार्यक्रम चलाया गया था, परिवार नियोजन कार्यक्रम है ना, जो आगे चलकर किस नाम से जाना गया? RCH है ना। ठीक। तीसरे नंबर पर हमने क्या पढ़ा था बेटा? जनसंख्या विस्फोट। क्या पढ़ा था? जनसंख्या विस्फोट। तो जनसंख्या विस्फोट मतलब संसाधनों की कमी और जनसंख्या की वृद्धि, ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? जनसंख्या विस्फोट। यदि हम चौथे टॉपिक की बात करें तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था? गर्भ निरोधक उपाय। क्या पढ़े थे? गर्भ निरोधक उपाय, क्योंकि जनसंख्या को कम करने में एक महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो यहाँ पर कौन कौन से उपाय पढ़े थे? सबसे पहला हमने कौन सी पढ़ी थी? प्राकृतिक विधियाँ। कौन सी पढ़ी थी? प्राकृतिक विधियाँ। दूसरा अपन प्राकृतिक विधियों में कौन कौन सी 3 विधियाँ पढ़ी थी अपन ने? एक तो सबसे पहले आवधिक संयम। क्या पढ़ा था? आवधिक संयम। और क्या पढ़ा था? बाह्य स्खलन। और क्या पढ़ा था बच्चा? और क्या पढ़ा था? स्तनपान नाटक। स्तनपान नाटक है ना। ठीक। दूसरी विधि क्या पढ़ी थी अपन ने? रोध। क्या पढ़ी थी? रोध है ना। तीसरी क्या पढ़ी थी? पुरुषों में रोध क्या होता है? पुरुषों द्वारा कौन सा रोध प्रयोग किया जाता है? कंडोम है ना। और माताओं द्वारा या स्त्रियों द्वारा कौन सा किया जाता है? डायफ्राम। और क्या किया जाता है? डायफ्राम और गर्भाशय ग्रीवा टोपी। गर्भाशय ग्रीवा टोपी। और क्या प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर वॉल्ट। क्या किया जाता है? वॉल्ट। इनके नाम पूछे जाते हैं तो नाम भी हमको याद होना चाहिए है ना। तीसरा हमने क्या पढ़ा था भाई? तीसरा हमने क्या पढ़ा था? रोध के बाद गोलियां। क्या पढ़ी थी? गोलियां। क्या पढ़ी थी? गोलियां। गोलियों में हमने 2 गोलियां पढ़ी थी। कौन कौन सी? सहेली और माला। ये किसके द्वारा प्रयोग की जाती है? किसके द्वारा प्रयोग की जाती है? मादा द्वारा है ना। सहेली सप्ताह में ली जाती है और ये आर्तव चक्र के पहले दिन से लेकर 21वें दिन तक है ना। आर्तव चक्र के पहले दिन से लेकर कौन से? 21वें दिन। क्लियर। गोलियों के बाद यदि बात करें हम, क्या पढ़ा था अपन ने? अंतःगर्भाशय युक्तियाँ। क्या पढ़ी थी? अंतःगर्भाशय युक्तियाँ। अंतःगर्भाशय युक्तियाँ। अंतःगर्भाशय युक्तियाँ बोले तो IUD, इंट्रायूटेरिन डिवाइस। इंट्रायूटेरिन डिवाइस क्या था? इंट्रायूटेरिन डिवाइस है ना। इसमें अपन ने कितने टाइप की पढ़ी थी? एक हार्मोन युक्त पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? हार्मोन युक्त। और क्या पढ़ी थी? तांबा IUD है ना। हार्मोन युक्त IUD और हार्मोन रहित IUD। तो हार्मोन युक्त में हमने कौन सी पढ़ी थी भाई? प्रोजेस्टर्स। क्या पढ़ी थी? प्रोजेस्टर्स है ना।
और कौन सी पढ़ी थी LNG-20, कौन सी पढ़ी थी LNG-20। यदि तांबा आयोडी की बात करें तो यहाँ पर प्रॉपर्टी और मल्टीमोड 350 कॉपर की, है ना। और हार्मोन रहित में अपन ने कौन सी पढ़ी थी लिपेस ग्रुप, कौन सी पढ़ी थी लिपेस ग्रुप, कौन सी पढ़ी थी लिपेस ग्रुप। क्लियर। पांचवें क्रम पर हमने यहाँ पर क्या देखा था बेटा टीका, क्या देखा था टीका, है ना। टीकाकरण जनरली टीका काय का बनाया जाता है और कितने घंटों के भीतर लेना होता है 72 घंटों के भीतर। और यहाँ पर ये बनाया क्या जाता है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन, है ना। गोलियों में भी किसका बना होगा, गोलियों में किसकी बनी होगी प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन। क्लियर। यदि हम बात करें यहाँ पर 6 नंबर पर कौन सी पढ़ी थी हमने शैल्य क्रिया, क्या पढ़ी थी शैल्य क्रिया। तो जो पुरुषों में शैल्य क्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है शुक्रवाहिनी उच्छेदन, शुक्रवाहिनी उच्छेदन क्या कहा जाता है वैसेक्टोमी, क्या कहा जाता है वैसेक्टोमी या शुक्रवाहन उच्छेदन। और महिलाओं में माताओं में क्या कहलाती है ये, महिलाओं में क्या कहलाती है ट्यूबेक्टोमी, क्या कहलाती है ट्यूबेक्टोमी या अंडवाहिनी उच्छेदन, क्या कहलाती है अंडवाहिनी उच्छेदन या ट्यूबेक्टोमी उच्छेदन। क्लियर हुई के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, यहाँ तक हमारे टॉपिक कंप्लीट हो गया। चैप्टर में केवल कितने टॉपिक बचे हैं 2 3, एक बचा है हमारा MTP, है ना। फिर उसके बाद बचा है यौन संचारित रोग STD, है ना। और एक लास्ट बचा हमारा इनफर्टिलिटी, है ना। तो अभी हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं MTP बोले तो क्या हुआ कि भाई यहाँ पर गर्भ निरोधक उपाय करने के बाद भी यदि कोई महिला प्रेग्नेंट हो गई है और ऐसी स्थिति में वो संतान नहीं चाहती है, तो इस स्थिति में यहाँ पर हमारे पास क्या है MTP का फुल फॉर्म क्या होता है मेडिकल टर्मिनेटिंग प्रेगनेंसी, है ना। इसको बोलते हैं संगर्भता का चिकित्सीय समापन। क्या है बेटा संगर्भता का चिकित्सीय समापन। इसको सामान्य तौर पर क्या कहा जाता है गर्भपात, क्या कहा जाता है गर्भपात, है ना। इसको सामान्य तौर पर क्या कहा जाता है गर्भपात। ये कब करवाया जाता है एक्चुअल में ये गर्भ अवधि पूर्ण होने से पूर्व पहले भ्रूण को देखो, जैसे यहाँ पर गर्भावधि पूर्ण होने से पहले जो भ्रूण है भ्रूण को क्या कर दिया जाएगा गर्भ से समाप्त कर दिया जाएगा, है ना। भ्रूण का गर्भ में ही क्या कर दिया जाएगा समाप्त कर दिया जाएगा। क्या कहलाता है हमारा MTP, है ना। MTP का फुल फॉर्म भी याद रखना मेडिकल टर्मिनेटिंग प्रेगनेंसी, है ना। यहाँ पर गर्भ अवधि के पूर्ण होने से पहले यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा गर्भ में ही जो भ्रूण है उसको क्या कर दिया जाएगा समाप्त कर दिया जाएगा। इसका प्रयोग क्यों किया जाता है बेटा, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, तो प्रयोग करने के पीछे क्या कारण है। पहला कारण यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि भाई हमने जितने भी गर्भ निरोधक उपाय किए वो सभी क्या रहे असफल, इसीलिए तो प्रेगनेंसी आ गई। और प्रेगनेंसी आने का मतलब क्या हुआ कि भाई प्रेगनेंसी आने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर वो संतान की इच्छा नहीं थी पर वो अनवांछित तौर पर आ चुका है। तो इस स्थिति में यहाँ पर क्या करेंगे MTP, है ना। तो सबसे पहला कारण क्या है इसका कब उपयोग किया जाता है, पहला रीजन क्या है कब उपयोग किया जाता है जब गर्भ निरोधक उपाय कैसे हो जाए असफल, कैसे हो जाए असफल। यदि हम दूसरी बात करें कि ये और कब यूज किया जाता है कि भाई यदि संगर्भता आ गई है और डॉक्टरों के एनालिसिस के अनुसार उस माता को उस शिशु के जन्म से क्या हो सकता है खतरा, जान को क्या हो सकता है खतरा, है ना। कई बार क्या होता है
कई सारे मूवीज में भी ये केस दिखाए जाते हैं कि जैसे यदि कोई लेडी प्रेग्नेंट हो जाए और जब वो डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेने जाती है, जांच कराती है, तो डॉक्टर उसको इस बात की सलाह देती है कि वो गर्भपात करा ले, क्योंकि उनका शरीर अभी इस लायक नहीं है कि वो उस शिशु के विकास में इतना समय दे सके, है ना। तो शारीरिक तौर पर क्या होते हैं, जब कमजोर होते हैं तो उस स्थिति में भी माता के जान को खतरा होता है, इसीलिए यहाँ पर गर्भपात कराना पड़ता है। तो दूसरी स्थिति क्या है, माता की जान को खतरा होने पर, माता की जान को खतरा होने पर भी क्या कराया जाता है, गर्भपात। तीसरा भाई, यदि मैंने कहा कि जैसे हमने उलभेदन की प्रक्रिया पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, जिसमें जो आपका एमनियोटिक जो द्रव था, एमनियोटिक द्रव में जो भ्रूण की जो कोशिकाएं चढ़ती है, उन कोशिकाओं से हम उसके आनुवंशिक विकारों का पता लगा लेते हैं। अब जैसे डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट के दौरान इस बात का एनालिसिस कर लिया कि इस बच्चे का आनुवंशिक विकार है कोई, और इसका जीवन बहुत ही असाधारण रहने वाला है, मतलब बहुत मुश्किल से कटेगा इसका जीवन। तो ऐसी स्थिति में भी कई बार क्या निर्णय लिया जाता है कि हम उस शिशु को इतनी तकलीफ में जीवन भर कैसे चलने दें, इसीलिए हम उसको कहाँ पर समाप्त कर दें, गर्भ में, है ना। तो तीसरा, शिशु को आनुवंशिक विकार की स्थिति में, विकार की स्थिति में इसको क्या कर दिया जाएगा, गर्भ में ही समाप्त कर दिया जाएगा। चौथी बात कि भाई रेप केस होगा या फिर यौन शोषण होगा। क्या होगा, यौन शोषण। यौन शोषण से संबंधित कैसे, जैसे हाल ही में अभी भोपाल में एक न्यूज़ आई थी कि 13 साल की लड़की प्रेग्नेंट हो गई है ना। तो अभी इस उम्र की बच्चियों को कुछ पता ही नहीं होता है और उनके साथ यौन शोषण होता है, जिसके कारण वो एक गलत भावना के शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण उनका पूरा जीवन खराब हो जाता है। तो इस स्थिति में यहाँ पर क्या करना चाहिए, बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, और शिक्षा के माध्यम से वो किससे, अपने पेरेंट्स से या अपने भाई से या किसी से भी वो इस बारे में उनको क्या करना चाहिए, बात करना चाहिए, ताकि उसका कुछ ना कुछ समाधान हो सके। आई क्या बात समझ में। तो गर्भपात करने का यहाँ पर कितने रीजन निकल कर सामने आए, 4। गर्भ निरोधक उपाय असफल हो गया, या माता की जान को खतरा, या शिशु में जो है आनुवंशिक विकार की स्थिति, या चौथा रेप या यौन शोषण की स्थिति। क्लियर हुआ जो पॉइंट यहाँ पर, है ना। अब चूंकि यहाँ पर गर्भपात हम किसी मकसद या फिर किसी स्थिति के लिए कर रहे हैं, अब यदि यहाँ पर कई बार क्या होता है, इसका मिसयूज भी होता है। जैसे उलभेदन का भी मिसयूज शुरू हो गया था। उलभेदन का जो मेन प्रोपोगेंडा था वो क्या था कि भाई शिशु स्वस्थ है कि नहीं, शिशु को कोई आनुवंशिक विकार तो नहीं है, शिशु को कोई दूसरी बीमारी तो नहीं है, इससे पता चल जाएगा तो क्या होगा, शिशु का यदि इलाज हो सकता है तो वही इलाज हो जाएगा, अदरवाइज नहीं तो गर्भपात हो जाएगा, है ना। परंतु यहाँ पर कई लोग कन्या भ्रूण हत्या के केस में भी गर्भपात करा लेते हैं कि भाई जैसे उनको पता चला कि ये जो भ्रूण है वो कैसी है, कन्या है, तो यहाँ पर कन्या के जन्म को शुरू के समय में क्या मानते थे, अभिशाप। तो यहाँ पर वो क्या करेंगे, भ्रूण को गर्भ में ही समाप्त कर देंगे, है ना। तो इस स्थिति को देखते हुए यहाँ पर 1971 में सबसे पहले तो भारत सरकार ने जो गर्भपात है उसको कानूनी मान्यता दी थी। क्या दी थी, कानूनी मान्यता दी थी। परंतु यहाँ पर 2017 में, कब 2017 में यहाँ पर MTP अधिनियम लाकर इसको क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया, है ना। और कुछ ही विशेष परिस्थितियों में, कब, कुछ विशेष परिस्थितियों में ही यहाँ पर क्या बोला गया है कि गर्भपात कराया जा सकता है। वो विशेष परिस्थितियाँ कौन सी है, ये 4। हाँ, इसके लिए एक टाइम पीरियड भी है। ऐसा नहीं तो पता लगे कि 6-7 महीने हो गए उसके बाद हम डॉक्टर के पास जा रहे, बोले कि आप क्या कर दो, गर्भपात करा दो। तो भैया वो भ्रूण तो किस में विकसित हो चुका है, शिशु में। अब वो शिशु की जान का लेना बोले तो एक मर्डर का केस हो जाएगा सीधा सीधा, है ना। तो इसीलिए ये नियम कहता है कि यदि यहाँ पर गर्भपात कराना है तो कम से कम कितने
3 माह के अंदर, कितने माह के अंदर कराना चाहिए? 3 माह के अंदर। यदि इसके बाद कराओगे तो माता की जान को भी खतरा हो सकता है ना। इसको बोलते हैं द्वय त्रैमासिकी, मतलब दूसरी तिमाही में माता की जान को भी खतरा हो सकता है। तो इस स्थिति में यहाँ पर कौन सा सही समय बताया गया? 3 माह के अंदर, मतलब संगर्भता से 3 माह के अंदर क्या करा लेना चाहिए? गर्भपात करा लेना चाहिए, तो वो कानूनी दायरे में है। पॉइंट क्लियर हुआ क्या? तो यहाँ पर एमटीपी पॉइंट क्लियर हुआ, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है, क्या इसका उपयोग है ना। इसके लिए लगभग एक टाइम रेंज दी है 12 वीक या 3 माह, 12 सप्ताह या 3 माह। पॉइंट क्लियर हुआ क्या? पॉइंट क्लियर हुआ क्या? अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? यौन संचारित रोग, है ना, जिसको क्या बोलते हैं? एसटीडी। क्या बोलते हैं? एसटीडी, यौन संचारित रोग। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? यौन संचारित रोग, जिसको क्या कहते हैं हम? एसटीडी। अब इसके नाम समझना। एसटीडी, एसटीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज या इन्फेक्शन। क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज या इन्फेक्शन, है ना। एक्चुअल में ये यौन संचारित रोग का मतलब होता है, इसको ये नाम देने के पीछे का रीजन ये है कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, जो मैथुन की क्रिया होती है, उस दौरान जो मादा है या जो पुरुष है, उसके शरीर से जो निकलने वाला तरल है, यदि उसको कोई बीमारी होगी तो वो उस तरल के माध्यम से किससे मिल जाएगा? दूसरी मादा से, है ना। अब यह मादा या पुरुष दोनों में से किसी एक को भी यदि वो बीमारी होगी तो वो दूसरे को भी हो जाएगी। तो इस स्थिति में इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज या इन्फेक्शन। दूसरी बात यहाँ पर इसको एक और नाम दिया गया है, क्या? आरटीआई। ये सारे फुल फॉर्म एग्जाम में पूछता है ना। आरटीआई का फुल फॉर्म क्या है? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। क्या बेटा? रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। जनरली ये इन्फेक्शन कहाँ पर जनरेट होगा? जो जनन अंग है उनमें। किसमें होगा? जो जनन अंग है उसमें। इसीलिए इसको क्या नाम दिया है? रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। क्या नाम दिया? रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। इसको एक और नाम से जाना जाता है वीआई। वीआई क्या होता है बेटा? वेनेरियल इन्फेक्शन। वेनेरियल इन्फेक्शन, या इसको बोलते हैं रतीज रोग। क्या बोलते हैं? रतीज रोग। तो यहाँ पर ये इसके कितने नाम हैं? 3 नाम। अब ये सेक्सुअल इंटरकोर्स या मैथुन की क्रिया यहाँ पर किन दो लोगों के बीच में हो रही है भैया? एक कौन होगा? संक्रमित व्यक्ति होगा। एक कौन होगा? संक्रमित व्यक्ति होगा। और दूसरा कौन सा होगा? स्वस्थ व्यक्ति होगा। दूसरा कौन सा होगा? स्वस्थ व्यक्ति होगा। इन दोनों के बीच यदि सेक्सुअल इंटरकोर्स या मैथुन की क्रिया हो रही है तो इनके तरल पदार्थ आपस में मिलने के कारण इस व्यक्ति से संक्रमण द्वारा जो स्वस्थ व्यक्ति है वो भी कैसा हो जाएगा? संक्रमित हो जाएगा, और वो डिसीज उसमें भी संचारित हो जाएगी। तो यहाँ पर कौन सा टॉपिक चल रहा है अपना? यौन संचारित रोग। मतलब यौन संचारित रोग, इससे रिलेटेड क्या क्या डिसीजेस हमारे सामने आ सकती है। तो यहाँ पर डिसीजेस हमारे पास कितने कैटेगरी में होती है बेटा? 3 कैटेगरी। कितनी कैटेगरी में होती है? एक होती है, आपसे एग्जाम में बोलेगा कि विषाणु जनित, कौन सी? विषाणु जनित 2 यौन संचारित रोगों के नाम लिखूं, या जीवाणु जनित 2 यौन संचारित रोगों के नाम लिखूं, या प्रोटोजोआ जनित कौन कौन से? विषाणु जनित, जीवाणु जनित या प्रोटोजोआ जनित, है ना। इनका नाम लिखना है। तो यहाँ पर विषाणु जनित आपके पास कितनी है? देखो,
फटाफट बताना क्या है। सबसे पहले एड्स, क्या है एड्स। एड्स का यदि फुल फॉर्म बात करें तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या होता है बच्चा, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, है ना। ये एड्स किससे होने वाली बीमारी है, विषाणु जनित रोग है। कैसा रोग है, विषाणु जनित रोग। पॉइंट क्लियर हुआ क्या। दूसरी बात करें यहाँ पर जनन मस्सा, क्या बोलते हैं इसको, जनन मस्सा, है ना। तीसरी बीमारी है यहाँ पर यकृत शोथ। कौन सी है, यकृत शोथ, है ना। क्या है, यकृत शोथ बी, इसको बोलते हैं हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी। क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस बी, है ना। और चौथी है यहाँ पर आपके पास कौन सी, जननित परिसर, जननित परिसर। कौन सी है, जननित परिसर। ये है हर्पीस, इसको क्या बोलते हैं, हर्पीस। ये हिंदी में भी लिखा जाएगा हर्पीस, क्या लिखा जाएगा, हिंदी में भी। क्लियर। अब यहाँ पर हम बात करें कि जीवाणु जनित कौन कौन से रोग होते हैं। जीवाणु जनित कौन कौन से होते हैं रोग, जीवाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं। तो गोनोरिया, कौन सा होता है, गोनोरिया। कौन सा होता है बच्चा, गोनोरिया। और इसको क्या कहते हैं, सुजाक भी कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं, सुजाक। क्या कहते हैं, सुजाक। दूसरा कौन सा होता है, सिफिलिस। दूसरा कौन सा होता है, सिफिलिस। और तीसरा कौन सा होता है, क्लेमेडिया। तीसरा कौन सा होता है, क्लेमेडिया। तीसरा कौन सा होता है, क्लेमेडिया, है ना। यदि प्रोटोजोआ की बात करें तो ट्राइकोमोनेसिस। कौन सा होता है, ट्राइकोमोनेसिस, ट्राइकोमोनेसिस। कौन सा होता है, ट्राइकोमोनेसिस। कौन सा होता है, ट्राइकोमोनेसिस। तो एक बार फटाफट नाम रिवाइज करो। विषाणु जनित कौन कौन से हैं, एड्स है, जनन मस्सा है, यकृत शोथ है, और जननित परिसर को जिसको हर्पीस भी बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, हर्पीस। जिसको क्या बोलते हैं, हर्पीस। जीवाणु जनित रोग में कौन कौन से, गोनोरिया है, सिफिलिस है और क्लेमेडिया है। कौन कौन से हैं, गोनोरिया, सिफिलिस और क्लेमेडिया, है ना। और प्रोटोजोआ में कौन सा है, ट्राइकोमोनेसिस। कौन सा है, ट्राइकोमोनेसिस। ट्राइकोमोनेसिस। यदि बार बार नाम को दोहराओगे तो वो याद हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछ सकता है कि भाई कौन सा ऐसा विषाणु है जिसके कारण एड्स होता है। तो कौन सा है भैया, कौन सा है बेटा, HIV। कौन सा है, HIV। कौन सा है, ह्यूमन। कौन सा है, HIV। क्या होता है फुल फॉर्म इसका, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। कौन सा होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्या बात समझ में, HIV वायरस। यदि यहाँ पर जनन मस्सा की बात करें तो जनन मस्सा वाला कौन सा होता है, पैपिलिमा वायरस। कौन सा होता है, पैपिलिमा वायरस। कौन सा वायरस होता है, पैपिलिमा वायरस। यकृत शोथ का आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया तो नहीं पूछेगा, है ना। हर्पीस का कौन सा होता है, सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स वायरस। कौन सा होता है, सिंप्लेक्स वायरस। कौन सा होता है, सिंप्लेक्स वायरस। आई क्या तक बात समझ में। गोनेरिया, गोनेरिया में कौन सा विषाणु प्रयुक्त होता है, नाइसेरिया गोनेरिया। कौन सा होता है, नाइसेरिया गोनेरिया जीवाणु होता है। कौन सा, नाइसेरिया गोनेरिया। सिफिलिस, सिफिलिस में कौन सा होता है, ट्रोपिनीमा पैलिड्रम। ट्रोपिनीमा पैलिड्रम। कौन सा होता है, ट्रोपिनीमा पैलिड्रम। और क्लेमेडिया, क्लेमेडिया में कौन सा होता है, क्लेमेडिया ट्रैकोमेरिस। क्लेमेडिया ट्रैकोमेरिस।
ट्रैकोमेरिस। कौन सा होता है? क्लेमिडिया ट्रैकोमेरिस। कौन सा होता है बेटा? क्लेमिडिया ट्रैकोमेरिस। ट्राइकोमोनेसिस में कौन सा होता है? ट्राइकोमोनास वेजिनेरिस। ट्राइकोमोनास वेजिनेरिस। कौन सा होता है? ट्राइकोमोनास वेजिनेरिस। कौन सा होता है बेटा? ट्राइकोमोनास वेजिनेरिस। कौन सा होता है? ट्राइकोमोनास वेजिनेरिस, है ना। तो यहाँ पर यौन संचालित रोग विषाणु जनित कौन कौन से हैं? 4 बताए। कौन से? एड्स किससे होता है? HIV वायरस से। जनन मत्सर किससे होता है? पैपिलिमा वायरस या क्लस्ट्रोड बी, हेपेटाइटिस बी, है ना। जननित परिसर को या हर्पिस किससे होता है? सिंप्लेक्स वायरस। कौन सा? सिंप्लेक्स वायरस। गोनोरिया या सुजाक कैसे जीवाणु जनित रोग है ना। किससे होता है? नाइसेरिया गोनोरिया से। किससे होता है? नाइसेरिया गोनोरिया। सिफिलिस किससे होता है? ट्रोपिनीमा पैलिड्रम। किससे होता है? ट्रोपिनीमा पैलिड्रम, है ना। क्लेमेडिया किससे होता है? क्लेमेडिया ट्रैकोमेरिस। कौन सा होता है? क्लेमेडिया ट्रैकोमेरिस। और ट्राइकोमोनासिस जो प्रोटोजोआ जनित रोग है, कौन सा प्रोटोजोआ होता है इसमें? ट्राइकोमोनास वेजिनेरिस, है ना। कौन सा? ट्राइकोमोनास वेजिनेरिस। इनके नाम में ही छिपा हुआ है, नाम से पहचान जाओगे, पर हमको एग्जाम में लिखने के लिए आते हैं तो हमको नाम लिखना होता है। क्लियर हुई क्या यहाँ तक कहानी? चलो, हो गया यहाँ तक? चलो, क्या इनका संरक्षण है क्या बेटा? क्या इनका संरक्षण है क्या? एक फुल फॉर्म याद रखना, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, है ना, PID। इसका फुल फॉर्म क्या है? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, है ना, PID। ठीक, तो यहाँ पर जो कौन सा ऐसा है जिनका इलाज अभी तक खोजा नहीं जा सका है? कौन सा है? सबसे खतरनाक कौन से हैं? विषाणुजनित। कौन से हैं? विषाणुजनित। क्यों? क्योंकि विषाणु ना तो सजीवों की भांति व्यवहार करते हैं, ना निर्जीवों की भांति व्यवहार करते, तो उनके बारे में हमको कोई विशेष जानकारी नहीं है। और जब तक कोई विशेष जानकारी ना हो तब तक हम किसी भी चीज़ का कैसे इलाज कर सकते? जब हमको समस्या ही नहीं पता कि समस्या किस चीज़ से हो रही है, क्या है समस्या का मूल रीज़न, तो हम कब कैसे उसका इलाज कर सकते हैं ना। इसीलिए इनका क्या इलाज अभी तक नहीं खोजा गया, परंतु इनको रोकथाम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है ना। जीवाणु जनित रोग में समय के साथ यदि लक्षण आपको पता चलते जा रहे हैं तो इन लक्षणों को ध्यान में रखते हुए तुरंत उनको सीरियसली होकर क्या करना चाहिए? हमको इलाज करा लेना चाहिए, तो इन बीमारियों को भी ठीक किया जा सकता है। अदरवाइज यदि एक स्टेज के बाद यदि आप इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो तो ये आपके लिए भी हानिकारक हो जाएगी। क्लियर हुई क्या बात? समझ में आई क्या? तो यहाँ पर हमारा कौन सा यौन संचालित रोग भी क्या होते हैं? खत्म। अब लास्ट टॉपिक क्या बचा हुआ है? बंध्यता या इनफर्टिलिटी। क्या बचा हुआ है? बंध्यता या इनफर्टिलिटी। तो कल यह अपना 10 मिनट में चैप्टर खत्म हो जाएगा और 4 चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर?